अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ये ना बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी फार्मेसी टेक्नीशियन की। उसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे ना वो है विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और देखा जाए तो पाकिस्तान में हर 4 से 3 बंदों में इसकी कमी मिलेगी आपको। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है, क्या इसकी केमिस्ट्री है और क्या इसके फंक्शन है, ये चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। विटामिन डी फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है? इसकी डेफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स काज़ करती है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया काज़ करती है। सेम ही है, मतलब बच्चों में क्योंकि बोन सही तरह से डेवलप नहीं होती तो रिकेट्स कहा जाता है उन्हें, और अडल्ट में डेवलप हो जाती है तो उनको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसके सिनोनिम आप इसके इंजेक्शन या टैबलेट पे देखोगे कैल्सिफेरॉल, अर्गोस्टिरोल या एंटी रिकेट विटामिन इसको हम कह रहे होते हैं। उसके बाद इसके केमिकल स्ट्रक्चर है डी3 और डी2, सेम ही है, एक ही काम होता है, सिर्फ ओरिजिन का फ़र्क है। वो प्लांट ओरिजिन होता है और एक एनिमल ओरिजिन होता है, ठीक है? केमिस्ट्री की हम बात करें तो वैसे तो विटामिन डी1, डी2, डी3 इस तरह से 10 तक पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा एक फ़ोकस है या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो डी3 और डी2 होता है, ठीक है? ये सेम ही काम करते हैं हमारी बॉडी में। मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ डी2 प्लांट ओरिजिन होता है और डी3 क्या होता है? एनिमल ओरिजिन होता है, ठीक है? अच्छा, डी3 वही एर्गोस्टिरोल प्लांट से आता है, यूवी लाइट से एर्गो कैल्सिफेरॉल बन जाता है और इसी तरह आपका ये कैल्सिफेरॉल है जो 7 डिहाइड्रोकैल्सिफेरॉल बन जाता है। अच्छा, इसकी अगर हम सोर्स की बात करें तो ये नेचर में बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, आपको सब्जियों में देखने को ये नहीं मिलता। ये आपको ज़्यादातर एनिमल सोर्सेज़ में देखने को मिलता है, जिस तरह एग है, लीवर है, कॉड फिश ऑयल है, या मतलब मीट वगैरह है, इनमें, या बटर है, सॉरी मीट नहीं बटर और फोर्टिफाइड मिल्क में आपको देखने को मिल जाता है। इसकी वजह है कि हम अगर इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो ये फिर विटामिन डी की कमी हमें देखने को मिल जाती है। एक्टिवेशन की बात करें तो विटामिन ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। ये जा जो कैल्सिफेरॉल होता है ना वो लिवर में जाता है, वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में। वो फिर किडनी में जाता है, वो इसके साथ एक मज़ीद क्या ऐड कर देता है, हाइड्रोक्स, जिस तरह 1, 2, 5, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में, और वो फिर एक्टिवेशन करके हमारी बॉडी में काम कर रहा होता है। कुछ फैक्टर हैं जो इसको स्टिमुलेट करते हैं और कुछ फैक्टर हैं जो इसको सप्रेस करते हैं। अगर हम बात करें स्टिमुलेशन की तो पैराथायरॉइड हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफास्फेटीमिया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। जबकि सप्रेशन की बात करें तो हाई लेवल ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम का हाई लेवल और फास्फेट का हाई लेवल इसको क्या कर रहा होता है? सप्रेस कर रहा होता है। अब हम फंक्शंस की बात करें, हमारी बॉडी में इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लेकिन हम ज़्यादा यहाँ डिस्कस करेंगे आपने क्या कहते हैं कि ये जो बोन्स के रिलेटेड, ठीक है? सबसे पहले अब्ज़ॉर्प्शन की बात करें तो इसकी अब्ज़ॉर्प्शन हमारी गट में होती है। गट बेसिकली ये चल रहा होता है कैल्शियम के लेवल पे। अगर प्लाज़्मा में कैल्शियम का लेवल कम है तो हमारी गट को कहा जाएगा कि आप कैल्शियम को अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ा दो, ठीक है? और किडनी को उसको कहा जाएगा कि आप कैल्शियम को रोक लो ताकि वो हमारे प्लाज़्मा लेवल को क्या कर सके? पूरा कर सके, ठीक है? तो विटामिन डी प्रमोट करता है कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन को, कैसे कि ये जो हमारी इंटेस्टाइन में कैल्शियम फॉर्मेशन प्रोटीन होती है और इसके बाद कुछ एटीपीएज़ पंप होते हैं इंटेस्टाइनल सेल में, वो कैल्शियम एक्टिवेट हो जाते हैं, वो कैल्शियम को गट से हमारे ब्लड में डाल रहे होते हैं। फास्फेट की अब्ज़ॉर्प्शन भी विटामिन डी से इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद सीरम कैल्शियम लेवल, अब विटामिन डी जो है ना वो मेंटेन करता है सीरम लेवल को, सीरम लेवल, कैल्शियम के सीरम लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। अब इसके बाद 2-3 तरीके हैं, अगर हमारे सीरम में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है ना, तो ये एक तो इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ा लेगा, किडनी से रोक लेगा, ठीक है? या अगर इधर से नहीं मिल रहा तो ये हमारी बोन्स की क्या कराने लग जाएगा? रीअब्ज़ॉर्प्शन कराने लग जाएगा ताकि हमारा जो प्लाज़्मा लेवल है ना उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है? ग्रोथ ऑफ बोन की बात करें तो लॉन्ग बोन के जो एंडोकॉन्टिल ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है। नॉर्मल कैल्शियम और फास्फेट का अगर लेवल नॉर्मल होगा तो उनकी मिनरलाइज़ेशन अच्छे से होगी तो वो मजबूती से अपने काम करेंगे, ठीक है? पैराथायरॉइड एक्टिव की बात करें तो पैराथायरॉइड बेसिकली विटामिन डी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर कहते हैं ना हाइपरकैल्सीमिया है तो पैराथायरॉइड की एक्टिविटी कम हो जाएगी और आगे विटामिन डी की भी फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, और इसी तरह अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो पैराथायरॉइड एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, विटामिन डी की एक्टिवेशन होगी और वो फिर कैल्शियम की अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा, ठीक है? ये एक चार्ट पे आपको नज़र आ जाएगा जिसमें पैराथायरॉइड हार्मोन आपकी बोन्स पे, किडनी पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करके कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा होता है? बढ़ा रहा होता है। टीथ की बात करें तो विटामिन डी हेल्प करता है टीथ फॉर्मेशन में, ठीक है? अगर इसकी कमी होगी तो कैविटी फॉर्मेशन बनेगी, हाइपोप्लास्टिक टीथ बनेंगे या एनिमल और डेंटल फॉर्मेशन की डिफेक्टिव बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं, ये हमने पढ़ लिए थे कि इसके फंक्शन की तरफ। अब यहाँ एक इसने बायोकेमिस्ट्री में ना थोड़ा बताया हुआ है कि विटामिन जो डी है वो लीवर के बाद किडनी
ठीक है? और आपके मतलब डिफरेंट सेल में जाएगा और वहाँ फिर इसकी एक्टिवेशन होके डिफरेंट आपके कैल्शियम होमोस्टेसिस, मसल हेल्थ, बोन हेल्थ, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर, ऑटोइम्यून डिजीज़, कंट्रोल ऑफ इन्वाइडिंग पैथोजन और मतलब बहुत सारे काम ये कर रहा होता है। इसके ऊपर एक मज़ीद मतलब लंबी वीडियो बन सकती है कि विटामिन डी क्या-क्या काम कर रहा होता है। लेकिन हमारा फ़ोकस क्योंकि ये सिर्फ़ आपकी बायोकेमिस्ट्री का एक छोटा-सा टॉपिक है, हम इसको सिर्फ़ यहीं ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आगे हम इसकी डेफिशिएंसीज़ का के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी डेफिशिएंसी सबसे पहले तो रिकेट बच्चों में करेगी और ऑस्टियोमैलेशिया आपके बड़ों में करेगी। रिकट्स क्या होगी? ये बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ना कैल्शियम और फास्फेट और बाकी जो मिनरल्स हैं ना वो प्रॉपर्ली मिनरलाइज़ नहीं होते बोन्स में, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं और वीक होने से क्या होता है कि वो बो होना शुरू हो जाती है, मतलब मुड़ने लग जाती हैं, ठीक है? तो बच्चों में उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी चलने, फिरने, उठने में, ठीक है? और उनकी जब बोइंग होंगी बोन्स तो उनको फिर स्पाइन के इश्यूज़ लोअर लिम्ब के इश्यूज़, अपर लिम्ब के इश्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? इसमें नॉर्मल लेवल बताया हुआ है फास्फेट का, अगर वो 1-2 पे आ जाए, नॉर्मल 4 से 6 होता है तो तब भी इश्यूज़ हो गए। इसी तरह कैल्शियम है उसका लेवल भी अगर कम हो जाए तो तब भी ये इश्यू देखने को मिलते हैं। बोन्स की बात करें तो जब विटामिन डी कम होगा तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है? रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी, बोन्स वीक हो जाएँगी, नई जो कैल्सिफिकेशन है वो नहीं होगी और इसके बाद क्या होगा स्केलेटन वीक हो जाएगा। अब यहाँ ना काफ़ी सारी सिचुएशंस बताई हुई हैं जिस तरह बोइंग लेग जो टिबिया है वो बो करने लग जाएगी तो वेलगम और वेल्गस बनना शुरू हो जाएँगे। उसके बाद रिकेट रोज़ेज़री नोड्यूल जो बनते हैं वो वीक होंगे और उसके बाद काइफोसिस ये आपकी लोर्डोसिस और स्क्यूलियोसिस ये आप साथ में दिखा दूँगा कि किस तरह से ये आपकी प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है? उसके बाद क्रेनियोटैबलेट स्कल में सॉफ्टनेस आ जाएगी, हेर्निस सल्कस ये भी बोन्स की प्रॉब्लम्स होगी। उसके बाद पिगन चेस्ट जिस तरह कबूतर की चेस्ट नहीं होती ऐसे, ठीक है? तो वो ऐसे बनने लग जाएगी, ठीक है? पॉट, बेली, एब्डोमेन वाले इश्यूज़ भी आने लग जाएँगे, ठीक है? उसके बाद हम टीथ की बात करें तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, टीथ डिले होंगे, डिफेक्टिंग होंगे, मेल फार्म्ड होंगे, ठीक है? और मिसकैलस होगा कैल्शियम और फास्फोरस का। टेटनी अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल लेवल से काफ़ी नीचे गिर जाए तो एक टेटनी की जो सिचुएशन है ना वो पैदा होगी जिसमें क्या है कि मसल हमारे ना कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में चले जाएँगे, ठीक है? आगे ऑस्टियोमैलेशिया इसे हम अडल्ट रिकेट्स भी कहते हैं। इसमें वही है जो वुमेन्स या वो लोग जो सन का एक्सपोज़र नहीं लेते, विटामिन डी की कमी रह जाती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि उनकी जो मतलब क्या कहते हैं कि बोन्स वीक हो जाती हैं या एक शख्स है वो बार-बार एक्स-रेज़ करा रहा है, ठीक है? तब भी उनको बोन्स के रिलेटेड इश्यूज़ आने लग जाएँगे। सॉफ्ट हो जाएँगी, ईज़िली स्ट्रक्चर हो जाएँगी, बोइंग लेग हो जाएगी, ठीक है? मस्कुलर वीकनेस होगी, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो जाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा गिरेगा और उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाएँगे और कार्पोपोल स्पैज़म क्या होता है कि उसके जो मसल्स हैं ना वो ऐसे थोड़े से ट्विच से खिंचाव में आ जाएँगे, तब भी ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। अच्छा ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो सारी थी डेफिशिएंसी के बारे में। अब कुछ कंडीशंस में होता है कि ये ज़्यादा हम लेना शुरू कर देते हैं जिससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। उससे क्या होगा सीरम कैल्शियम और फास्फेट अप कर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल राइज़ कर जाएगा, नोज़िया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, पॉलीयूरिया ये आपको देखने को मिलेगा। जीआईटी डिस्टर्बेंस होगी, स्टोन फॉर्मेशन होगी और कैल्सिफिकेशन जो बोन्स की है ना वो कम होगी और जिसकी वजह से आपके किडनी में स्टोन बनना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? ये विटामिन के थोड़े से जो यहाँ डिस्कस किए वो हमने डिस्कस किए हैं। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।